हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीपल एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू। तो ये बेसिकली एमसीक्यू नहीं है, ये क्वेश्चंस हैं जो कि कई बार जो है एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए तो ये वीडियो आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग हमारी पहले की वीडियोज़ को देखना चाहते हो तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जहाँ पर पेपर 1 से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर वीडियो जो है आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और क्योंकि ये इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस हैं तो ना सिर्फ नेट की एग्ज़ाम्स के लिए अपितु जितने भी परीक्षाएं होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी ही अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो पहला क्वेश्चन आज का ये है कि ग्रीन हाउस गैस में कौन सी गैस शामिल नहीं है। इसका ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन जो है इसमें टाइप नहीं किया गया है। अगर ऑप्शन होता तो ईजिली ये क्वेश्चन हो सकता था, लेकिन फिर भी ग्रीन हाउस गैसों की यहाँ बात हो रही है तो मैं आपको कुछ मेन जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो बता देता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण जो होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपसे पूछे कि ग्रीन हाउस गैस में सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है तो वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जिसे हम कहते हैं। ठीक है, दूसरी जो महत्वपूर्ण होती है वो है मीथेन। ठीक है, और तीसरी भी आपको याद रख लेनी है, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो ये 3 ग्रीन हाउस गैसों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था नेट के एग्जाम में कि मीथेन गैस कहाँ से उत्सर्जित होती है, कहाँ से निकलती है। तो आपको याद रखना है 4 स्रोत मैं आपको बता देता हूँ जहाँ से मीथेन गैस निकलती है। पहला है आर्द्र भूमि से। आर्द्र भूमि क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा जो तालाब होते हैं, दलदल जो होते हैं, वहाँ की जो ज़मीन होती है वो आर्द्र होती है, नमी होती है ज़मीनों में, तो वहाँ से ये मीथेन गैस निकलती है। और दूसरा है जहाँ धान के खेत होते हैं ना, धान के खेत, इन खेतों से भी मीथेन गैस जो है उत्सर्जित होती है। और जहाँ दीमक लगी होती है, दीमक के द्वारा जो है मीथेन गैस उत्सर्जित की जाती है। और चौथा आपको याद रखना है जो गाय और बकरियाँ होती हैं ना, ठीक है ना, गाय और बकरियाँ ये जब जुगाली करती हैं, जुगाली मुंह चलाती हैं, आपने देखा होगा जब वो बैठे रहते हैं ये जीव तो अपना मुंह चलाते हैं, तो इसे कहते हैं जुगाली करना। तो जुगाली करते हैं जब ये, तब भी जो गैस निकलती है वो मीथेन गैस होती है। ठीक है, तो आर्द्र भूमि से, धान के खेत से, दीमक से और गाय और बकरी के द्वारा की जाने वाली जुगाली से मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है, जैव विविधता शब्द का प्रयोग, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वॉल्टर जी रोजेन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वॉल्टर जी रोजन के द्वारा जो है जैव विविधता शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जैव विविधता का मतलब क्या होता है। जैव विविधता का मतलब होता है किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली जो प्रजातियां होती हैं उसमें भिन्नता पाए जाना। ठीक है, जैव विविधता कहलाता है। और अगर आपसे पूछ ले कि पारिस्थितिकी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इकोलॉजी, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था तो आपका आंसर होगा अर्नेस्ट बार्कर ने। ठीक है, अर्नेस्ट बार्कर ने, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ। अगर आपसे पूछ लेता पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था तो आपका यहाँ आंसर हो जाता A.G. ट्रांसले। ठीक है ना, A.G. ट्रांसले ने जो है इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था। ठीक है, और चलिए एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, आपको बताना ये है कि जो इकोलॉजी में पिरामिड, आपने देखा होगा जो पिरामिड होता है, वाटर पिरामिड अलग होता है, बायो पिरामिड अलग होता है, तो ये पिरामिड की जो अवधारणा है, ये थ्योरी जो है वो किसने दी है, आपको ये बताना है। ठीक है, और ये जो 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं उसके नाम भी आपको बताने हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके नाम भी आपको बताना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोसॉल। एरोसॉल किसे कहा जाता है। ठीक है, एरोसॉल जो होते हैं ये धूल के कण होते हैं। आपने देखा हो जो वातावरण है हमारा, जो वायुमंडल है, उसके अंदर छोटे छोटे धूल के कण पाए जाते हैं। तो जो धूल के कण 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच होते हैं, ठीक है ना, 1 से लेकर 10
के बीच, मतलब ये माइक्रोन यहाँ पे ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये उतना छोटी, ठीक है, 1 से लेकर 10 माइक्रोन के बीच के जो धूलकण होते हैं उसे हम कहते हैं एरोसॉल, ठीक है, इतने छोटे होते हैं। और मैं बता दूं, ये धूल के कण जो होते हैं ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो देखा होगा जो वाहन चलाते हैं लोग, गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं, उनके धुएं से भी ये निकलते हैं। कृषि कार्य जो होता है, जैसे धान गेहूँ इत्यादि खेती जो होती है, वहाँ से जो है ये धूल के कण निकलते हैं, ठीक है। धुआं वगैरह जहाँ होता है उस धुएं में भी ये धूल के कण पाए जाते हैं, ठीक है। और ये करते क्या हैं, ये मनुष्य का जो लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, ठीक है। लंग्स डिसीजेस या कहीं के रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं हमारे, तो ये चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। फ्लाई ऐश, ये भी एक धूल कण है एक तरीके से, ठीक है, फ्लाई ऐश। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इसका निर्माण होता है, निर्माण किससे होता है, तो फ्लाई ऐश में 3 मेन तत्व होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, और भी हालांकि बहुत से छोटे छोटे तत्व होते हैं जैसे शीशा वगैरह, ये सब भी इसमें आता है, लेकिन मेनली मैं आपको बता देता हूँ फ्लाई ऐश का निर्माण किन तत्वों से होता है। तो पहला है एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है, और दूसरा है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, और तीसरा है कैल्शियम ऑक्साइड। ये 3 तत्व जो होते हैं काफ़ी अहम हैं फ्लाई ऐश के निर्माण में, ठीक है। इससे भी जो है लंग्स से रिलेटेड डिसीज़ या कहीं की समस्याएं आती हैं, ये भी हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमामि गंगे कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। देखिए नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है नमामि गंगे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन था इसीलिए मैंने इसको ऐड किया है इसमें। देखिए वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और नेट की तैयारी कर रहे हैं अगर आप लोग तो पहले की वीडियोस की हमारी ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पेपर 1 NTA नेट पेपर 1 के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, ठीक है, आई बटन है ऊपर, उस पर भी जो है आप क्लिक करके हमारी पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो नमामि गंगे जो कार्यक्रम है ये शुरू किया गया था जून 2014 में, ठीक है, जून 2014 में। इसके तहत 20,000 करोड़ रुपए जो हैं, 20,000 करोड़ रुपए दिए गए थे कि जो गंगा नदी है इसका संरक्षण किया जाए, ठीक है, गंगा नदी के संरक्षण के लिए। और यहाँ पे जो प्रदूषण फैला हुआ है इस नदी में उसको ख़त्म करने के लिए। ठीक है, नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया गया था। आप इसे कंफ्यूज मत करना गंगा एक्शन प्लान से, ये अलग है। गंगा एक्शन प्लान जो है ये अलग है। गंगा एक्शन प्लान जो है ये शुरू किया गया था केंद्रीय गंगा प्राधिकरण के द्वारा, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण के द्वारा, ठीक है। और कब शुरू किया गया था ये, तो आपको याद रखना है 1985 में, ठीक है, जबकि नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 में और गंगा एक्शन प्लान 1985 में। तो नमामि गंगे कार्यक्रम पे क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है कि गंगा एक्शन प्लान पे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है द्वितीयक प्रदूषक किसे कहा जाता है, सेकेंडरी पॉल्यूशन किसे कहते हैं। देखिए प्राथमिक प्रदूषक, द्वितीय प्रदूषक जो होते हैं ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक प्रदूषक वो होते हैं जो जिस अवस्था में रहते हैं उसी अवस्था में पर्यावरण को दूषित करते हैं। जैसे कि कौन कौन से आ जाते हैं प्राथमिक प्रदूषक की श्रेणी में, तो इसमें मैं आपको लिखवा देता हूँ 2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये तो पहला हो गया। और दूसरा माना जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को, ये प्राथमिक प्रदूषण की श्रेणी में आते हैं दोनों के दोनों, ठीक है। लेकिन सवाल में हमसे पूछ रहा है द्वितीय प्रदूषण या द्वितीय प्रदूषक होगा, यहाँ पर किसे कहा जाता है, तो द्वितीय प्रदूषण या प्रदूषक की श्रेणी में भी कई सारे जो है आ जाते हैं
प्रदूषक तत्व, जैसे कि ओजोन। ठीक है, ये द्वितीय प्रदूषक वो तत्व होते हैं जो प्राथमिक प्रदूषक के साथ प्रतिक्रिया करके उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जिसमें ओजोन आ जाता है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी आ जाते हैं इसमें। ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है, और इसमें आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, धूम्र आ जाता है इसमें। तो ये सब जो है ये द्वितीय प्रदूषक श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जैव निम्नीकृत प्रदूषक किन्हें कहते हैं? ठीक है, जैव निम्नीकृत प्रदूषक, तो वो प्रदूषक तत्व जिसे जो जीव होते हैं वो ख़त्म कर देते हैं, ऐसे प्रदूषकों को, ऐसे प्रदूषक तत्वों को हम कहते हैं जैव निम्नीकृत प्रदूषक। जैसे कि कागज, ये क्वेश्चन पूछा गया था नेट के एग्ज़ाम में। ठीक है, जो सब्जियां होती हैं, ठीक है, और उसके बाद जो फल होते हैं, फल के छिलके वगैरह, ये सब, तो ये ऐसे तत्व हैं, प्रदूषक तत्व हैं जो समय के अनुसार नष्ट हो जाते हैं, जिन्हें जीव जो है वो ख़त्म कर देते हैं। तो इसी कारण ऐसे प्रदूषक तत्वों को हम कहते हैं जैव निम्नीकृत। ठीक है, बायोडिग्रेडेड, डिग्रेडेबल जिसे हम कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। नेक्स्ट है रंगन थिट्टू पक्षी विहार कहाँ स्थित है? रंगन थिट्टू पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये मैं बता दूं, ये स्थित है मांड्या में। ये मांड्या कहाँ है? ये है कर्नाटक में। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लेता है तो रंगन थिट्टू हो गया, आपसे पूछ रहा है नीला पिट्टू, ठीक है, नीला पट्टू पक्षी विहार कहाँ पर है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नीला पट्टू और रंगन थिट्टू पक्षी विहार कहाँ है? कर्नाटक में। इसमें कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने ये दोनों एक साथ आपको बता दिए। अगर आपसे पूछ लेता सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ है? सुल्तानपुर पक्षी विहार, तो ये है गुरुग्राम में। गुरुग्राम में मतलब हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा राज्य में। और ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपिक्को आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? याद रखें, अपिक्को आंदोलन को जो है दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन कहते हैं। ठीक है, अपिक्को आंदोलन को दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ये आरंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 1973 में। ठीक है, और चिपको आंदोलन भी याद रखना है आपको, ये भी 1973 में ही प्रारंभ हुआ था। साइलेंट वैली आंदोलन जो था ये भी पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, ये भी 1973 में आरंभ हुआ था। आपसे पूछ लें नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ था? नर्मदा बचाओ आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1985 में। मिट्टी बचाओ आंदोलन, मिट्टी बचाओ आंदोलन ये कब प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 1977 में। किस राज्य में? ये हुआ था एमपी में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन से हैं? हॉट स्पॉट क्षेत्र, तो जो लिस्ट जिस किताब से मैंने ये लिए हैं क्वेश्चंस, उसमें विश्व में कुल 8 हॉट स्पॉट क्षेत्र जो हैं बताए गए हैं। ये क्या होते हैं हॉट स्पॉट क्षेत्र? तो मैं बता दूं, कुछ क्षेत्र में जो प्रजातियां होती हैं, तो प्रजातियों की अधिक विविधता जिस क्षेत्र में पाई जाती है उस क्षेत्र को जो है हॉट स्पॉट क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, विश्व में टोटल 8 और भारत में 4 हैं। तो पहला है हिमालयन क्षेत्र या हिमालयी क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर भी जो है विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इंडो वर्मा क्षेत्र, तीसरा है पश्चिमी घाट, और चौथा है सुंडालैंड। ये 4 जो हैं हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं भारत के। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये 10 क्वेश्चन जो थे वो सुपर इंपॉर्टेंट थे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और आगे की वीडियोस में हम और भी क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे। पहले की वीडियोस को नहीं देखा जरूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।